गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारी यूनिट चल रही है लगान, उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, लगान का आधुनिक सिद्धांत। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मेरे प्यारे मित्रों और छात्रों, चलो आज हम अध्ययन करते हैं लगान के आधुनिक सिद्धांत। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम रिकार्डो का लगान सिद्धांत पढ़ चुके हैं, रिकार्डो के लगान सिद्धांत में अनेक त्रुटियों के कारण आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान निर्धारण के लिए एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसी को हम अर्थशास्त्र में लगान का आधुनिक सिद्धांत कहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान केवल भूमि को ही नहीं बल्कि उत्पादन के अन्य संसाधनों को भी प्राप्त होता है। इन्होंने ये माना कि रिकार्डो ने भूमि के जो विशेष गुण बताए हैं वे उत्पादन के अन्य साधनों में भी पाए जाते हैं। जिस प्रकार भूमि की मात्रा सीमित होती है, उसी प्रकार पूंजी की मात्रा भी सीमित होती है। निपुण श्रम, स्किल्ड लेबर की पूर्ति भी सीमित होती है और उद्यम तो बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। इस प्रकार जितने भी आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने बताया कि भूमि की भांति अन्य साधनों में भी सीमितता अर्थात स्केर्सिटी का गुण पाया जाता है और इसलिए वे भी लगान प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात रिकार्डो ने बताया था कि भूमि में सीमितता गुण पाया जाता है, अर्थात यह केवल भूमि का ही गुण नहीं है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति के अन्य साधन भी सीमित हो सकते हैं, स्केयर हो सकते हैं, उनमें भी सीमितता गुण पाया जाता है, इसलिए वे भी लगान प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति के प्रत्येक साधन, चाहे वह भूमि हो, श्रम हो, पूंजी हो, साहस हो, सभी को लगान प्राप्त हो सकता है। अतः हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि लगान का आधुनिक सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत है, जनरल थ्योरी है। मार्शल ने भी कहा है कि एक अर्थ में सभी लगान दुर्लभता लगान है और सभी लगान विभेदात्मक लगान है। यदि हम थोड़ी सी बात डेफिनेशन की करें तो आधुनिक अर्थशास्त्री मानते थे कि जो टोटल रिटर्न है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो टोटल रिटर्न है, लैंड का, लेबर का, कैपिटल का और इनका सप्लाई प्राइस है, पूर्ति कीमत, उन दोनों के अंतर को हम लगान के रूप में कह सकते हैं। इसकी वजह से हम थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करें तो प्रोफेसर बोल्डिंग ने, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार पुनः हम देख लेते हैं। आर्थिक लगान वह भुगतान है जो किसी संतुलन की स्थिति में किसी उद्योग में लगे उत्पत्ति की साधन की एक इकाई को दिया जाता है और यह उस न्यूनतम रकम से अधिक होता है जो साधन विशेष को इसके वर्तमान व्यवसाय में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यदि हम इसको थोड़ा सरल भाषा में देखें तो किसी साधन को जिस उद्योग में वर्तमान में लगा है उसमें आकर्षित करने के लिए या उसमें बनाए रखने के लिए एक न्यूनतम रकम देनी पड़ेगी। यदि हम उस न्यूनतम रकम को नहीं देते हैं तो वह साधन, वह उत्पत्ति का साधन इस उद्योग को छोड़कर अन्य जगह चला जाएगा। तो बोल्डिंग ने वही बताया है कि लगान वही भुगतान है जो किसी संतुलन की स्थिति में उस उद्योग में जो साधन लगा हुआ है उसको दिया जाता है और यह उस न्यूनतम रकम से अधिक होता है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, कि जो उस वर्तमान व्यवसाय में बनाने के लिए आकर्षण पैदा करता है या आवश्यक होता है। ये बोल्डिंग ने डेफिनेशन दी है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने भी डिफाइन किया है। उन्होंने बताया किसी साधन का लगान उस साधन की उस बचत को कहते हैं जो उसे न्यूनतम राशि की अतिरिक्त उपलब्ध होती है, जिसके कारण यह साधन उस व्यवसाय में कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। मूल रूप से श्रीमती जॉन रॉबिन्सन
और बोल्डिंग की डेफिनेशन लगभग एक ही है। मॉडर्न अर्थशास्त्री रिचर्ड लिप्से ने भी इसको बड़ी सुंदर भाषा में डिफाइन किया है कि आर्थिक लगान को साधन की वास्तविक आय और हस्तांतरण आय के मध्य का अंतर माना है रिचर्ड लिप्से ने। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट पैरेटो है, जॉन रॉबिन्सन है, बोल्डिंग है, स्टीलर है, इन्होंने रिकार्डियन थ्योरी को थोड़ा सा ये बताया कि रिकार्डियन थ्योरी जो वर्णन करती है वो लैंड को वर्णन करती है, केवल भूमि पर ध्यान देती है। जैसा कि हमने बताया अभी कि सीमितता का गुण, स्केर्सिटी का गुण उत्पत्ति के सभी साधनों में पाया जा सकता है। जिन साधनों की पूर्ति पूर्णतः इलास्टिक ना हो, पूर्णतः लोचदार न हो, वह सभी साधन एक सरप्लस प्राप्त करेंगे और उनको इकोनॉमिक रेंट प्राप्त हो जाएगा। मॉडर्न थ्योरी के अनुसार रेंट या इकोनॉमिक रेंट जो उसकी प्रेजेंट अर्निंग्स हैं और ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, अर्थात वास्तविक आय और हस्तांतरण आय या अवसर लागत, इसको हम डिफाइन करेंगे कि क्या वास्तविक आय होती है, क्या हस्तांतरण आय होती है। इसके अंतर को आर्थिक लगान माना है। अब प्रेजेंट अर्निंग्स तो जो किसी उत्पत्ति के साधन को वर्तमान व्यवसाय में जो काम कर रहा है उसमें प्राप्त होता है, वो तो उसकी प्रेजेंट अर्निंग्स होगी, वर्तमान आय होगी। यदि हम ट्रांसफर अर्निंग्स की या स्थानांतरण आय या अवसर लागत की बात करें तो वो होता है जैसे कि हम ये माने कि एक श्रमिक दो कार्य कर सकता है। वह ईंट के भट्टे पर काम कर सकता है, वह एग्रीकल्चर में काम कर सकता है, वह माली का काम कर सकता है, वह उद्योग में भी काम कर सकता है। तो वह साधन क्या हो गया? वह साधन अवशिष्ट साधन हो गया, नॉन स्पेसिफिक फैक्टर हो गया। इसके बारे में अभी बात करेंगे हम। तो वह मान लो दो काम अच्छी तरह से कर सकता है। वह ईंट के भट्टे पर काम करे, वहां उसको 5,000 रुपये महीना मिले, और जहां मान लो वह माली का काम करे वहां उसको 7,000 रुपये मिले। तो वह 7,000 रुपये वाले काम को करेगा। और सर 7,000 रुपये वाले काम का मतलब क्या हो गया कि उसकी प्रेजेंट अर्निंग्स, वर्तमान वास्तविक आय कितनी होगी? 7,000 रुपये। और उसकी ट्रांसफर अर्निंग क्या होगी? जो उसका दूसरा बेस्ट है, भट्टे पर जो काम कर रहा था, वो 5,000 रुपये। जिसे कोई उन्होंने कहा था कि जॉन रॉबिन्सन ने या बोल्डिंग ने कहा था कि उस न्यूनतम राशि की अतिरिक्त उपलब्ध होती है इस कारण साधन में व्यवसाय में। तो वो क्या माली का काम जब कर रहा है कि जब उसको 7,000 रुपये मिलने हैं, नहीं तो वो क्या होगा, भट्टे में जाकर काम करने पड़ेगा 5,000 रुपये। अच्छा, 5,000 रुपये के अतिरिक्त जो राशि प्राप्त हो रही है, जो कि बोल्डिंग ने और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने लगान को परिभाषित किया था, भट्टे पर आय जो प्राप्त हो रही है 5,000 रुपये, वह उसकी क्या होगी? अवसर लागत होगी या स्थानांतरण आय होगी। उसके ऊपर जितनी भी मिल रही है जिससे वो वर्तमान व्यवसाय में लगा हुआ है, वो लगान है। माली के काम 7,000 रुपये। इस प्रकार से हम रेंट को प्रेजेंट अर्निंग्स और ट्रांसफर अर्निंग्स के अंतर के द्वारा निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे कि एक गेहूं के खेत है, उसमें हम गेहूं बो सकते हैं, चना बो सकते हैं। यदि गेहूं 10 कुंटल पैदा होता है, चना 8 कुंटल पैदा होता है, तो 10 कुंटल गेहूं की अवसर लागत क्या होगी? 8 कुंटल चना होगी। तो ये हस्तांतरण आय है हमारी। इसको हम अध्ययन करने से पहले थोड़ा सा अलग चलें, आधुनिक सिद्धांत या आधुनिक लगान सिद्धांत का जो आधार है वो एक अर्थशास्त्री हुए हैं, ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर वीजर। उन्होंने उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं उनको दो भागों में बांटा है, एक विशिष्ट साधन और एक अविशिष्ट साधन, स्पेसिफिक फैक्टर और नॉन स्पेसिफिक फैक्टर। विशिष्ट साधन वे होते हैं जिनका उपयोग केवल एक विशिष्ट कार्य के लिए किया जा सकता है और उनमें गतिशीलता बिल्कुल नहीं होती है। जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मैं टीचिंग का कार्य कर सकता हूं, मैं कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता, तो मैं टीचिंग के लिए विशिष्ट हो गया, मैं स्पेसिफिक फैक्टर हो गया।
मैं और कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो ये मेरा विशिष्टता हो गई कि मैं केवल टीचिंग का कार्य कर सकता हूँ। तो विशिष्ट फैक्टर कहते हैं जो और कोई कार्य ना कर सकते हो, उनमें गतिशीलता बिल्कुल नहीं होती है। अवशिष्ट साधन वे होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है और जिनमें पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। जैसे कि मैं अपना ही एग्जाम्पल को ले लूं, जैसे कि मैं टीचिंग भी कर सकता हूं और साथ में वकील का कार्य भी कर सकता हूं या बैंकिंग का कार्य कर सकता हूं, तो मैं अवशिष्ट हो गया। मैं बैंकिंग का कार्य भी कर सकता हूं, मैं वकील का कार्य भी कर सकता हूं, मैं टीचिंग का कार्य भी कर सकता हूं। तो ये हो गए नॉन स्पेसिफिक फैक्टर हो गए। यदि हम थोड़ा सा इसको और आगे चलें तो विशेषता से संबंधित 3 बातें उल्लेखनीय होती हैं। विशेषता एक गुण है जो किसी समय कोई भी साधन प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात यदि हम करें, जो साधन आज विशिष्ट है वह भविष्य में अविशिष्ट हो सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें कि भूमि का एक टुकड़ा है जिसमें गेहूं की फसल खड़ी है, तो आज तो वो विशिष्ट है क्योंकि और कोई फसल नहीं हो सकती उसमें। पर जब फसल कट जाएगी तो क्या होगा, एक बार वो फिर अवशिष्ट हो जाएगा, नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा और उसको किसी भी प्रयोग में हम ला सकते हैं। वास्तविक संसार में कोई भी साधन ना तो पूर्ण रूप से विशिष्ट होता है और ना पूर्ण रूप से अवशिष्ट होता है। अर्थात क्या होता है, ना तो पूर्णतः विशिष्ट होगा ना पूर्णतः अवशिष्ट होगा। क्या होगा, साधन अंशतः विशिष्ट होगा, अंशतः अविशिष्ट होगा। समझ गए? तो यहां तक जो विजन ने ये क्लासिफाइड किया है साधनों का विशिष्टता और अविशिष्टता के आधार पर, इसको ही आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान का सिद्धांत उन्होंने अपना खड़ा किया है उसके ऊपर। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने बताया कि लगान उत्पत्ति का प्रमुख कारण साधनों की विशिष्टता है, या इसे हम कह सकते हैं कि लगान विशिष्टता का भुगतान है। चूंकि एक साधन प्राय, इसकी हम बात करते हैं भी कि एक साधन ऐसा हो सकता है कि आंशिक रूप से विशिष्ट हो और आंशिक रूप से अविशिष्ट हो। इसलिए साधन के पुरस्कार में या साधन के जो लगान प्राप्त होगा, साधन को जो लाभ प्राप्त होगा, उस सीमा तक लगान का अंश होगा जिस सीमा तक कि साधन विशिष्ट है। अर्थात जितना विशिष्ट होगा साधन उतना ही उसको अधिक लगान प्राप्त होगा। अर्थात लगान विशिष्टता का भुगतान है। यदि कोई साधन पूर्णतः विशिष्ट है तो उसको कोई लगान प्राप्त नहीं होगा। यदि कोई साधन पूर्णतः विशिष्ट है उसको सारी की सारी आय लगान प्राप्त होगी। तो ये डेफिनेशन हो गई लगान की और लगान का क्या आधार हो गया। अब थोड़ा सा यदि हम बात और करें तो इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि लगान विशिष्टता के कारण उत्पन्न होता है। अब हमने अभी जो बात की कि जो साधन जिस अंश तक विशिष्ट होता है उसे उस अंश तक लगान प्राप्त होता है। जो साधन पूर्णतः विशिष्ट होते हैं उन्हें इस अंश तक कोई लगान प्राप्त नहीं होता है। इसको हम दूसरी प्रकार से भी कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब उसकी पूर्ति बेलोजदार अथवा सीमित होती है, जब किसी साधन की पूर्ति बेलोजदार अथवा सीमित होती है तो इसका अर्थ है कि साधन विशिष्ट है। बेलोजदार का मतलब है कि किसी और काम में नहीं होता, पूर्णतः बेलोजदार है। और पूर्णतः लोजदार का मतलब होता है कि सभी कार्य कर सकता है, वो बहुत सारे कार्य कर सकता है। अतः चाहे हम ये कहें कि साधन विशिष्टता का परिणाम है अथवा ये कहें कि साधनों की लगान जो है वो साधनों की बेरोजगार पूर्ति का परिणाम है, दोनों एक ही बात है। अर्थात साधन विशिष्ट है, इसका मतलब साधन की पूर्ति बेरोजगार है। अब हम इसको देख सकते हैं, बेरोजगार का मतलब क्या हो गया। अब इसकी हम 3 श्रेणी बना सकते हैं। जैसे कि अभी हम ये देख सकते हैं इलास्टिसिटी के अनुसार, लॉस के अनुसार साधन जो है टोटली इनइलास्टिक हो सकता है, जैसा कि ये पीले वाले स्लाइड में दिखाया गया है। टोटली इनइलास्टिक सप्लाई हो सकती है उसकी, पूर्णतः बेलोजदार पूर्ति हो सकती है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, पूर्णतः लोचदार सप्लाई हो सकती है उसकी, या लेस देन परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक से कम पूर्ति हो सकती है, अर्थात बेलोजदार पूर्ति हो सकती है। कुछ अंश तक बेलोजदार हो, कुछ अंश तक लोजदार हो। अब हम इनको यदि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें, इसमें हमने माना है कि जब वह सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतः बेलोजदार पूर्ति होगी जब उसकी, तो क्या होगा, साधन की पूर्ति
बेरोजगार पूर्णतः बेरोजगार है या पूर्णतः विशिष्ट है, एक ही बात है। ये ध्यान रखें, पूर्णतः विशिष्ट, पूर्णतः बेरोजगार, पूर्णतः अविशिष्ट, पूर्णतः रोजगार। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति है अर्थात पूर्ति वक्र, ये खड़ी रेखा है एस एस, ये डिमांड कर्व है साधन का, और ये साधन की कीमत ओ आर निर्धारित हो जाती है। अब क्योंकि साधन को किसी और प्रयोग में नहीं यूज किया सकता, अर्थात क्या हो गया, साधन की जो हस्तांतरण आय है, टोटल ट्रांसफर अर्निंग्स जो है या अवसर लागत जो है वो क्या है, होगी शून्य होगी यहाँ पर। और हम जानते हैं कि लगान कैसे निकालते हैं, हम लगान निकालते हैं वास्तविक आय और माइनस स्थानांतरण आय या अवसर लागत। जब अवसर लागत शून्य है तो जो पूरी की पूरी आय है, आय कितनी होगी, ओ आर ई एस, क्यों, कीमत होगी ओ आर और मात्रा है साधन की ओ एस, तो कुल आय कितनी प्राप्त होगी साधन को, प्रेजेंट अर्निंग्स कितनी होंगी, ओ आर ई एस, ये संपूर्ण आय है। अवसर लागत शून्य है, यदि इसमें से शून्य घटाएंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी आय जो है वो रेंट है। अर्थात यदि किसी साधन की पूर्ति परफेक्टली इलास्टिक होती है, पूर्णतः बेरोजगार होती है, अर्थात साधन पूर्णतः विशिष्ट होता है, तो सारी की सारी आय जो है उसको लगान प्राप्त होती है, क्योंकि उसकी ट्रांसफर अर्निंग शून्य होती है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। सिर्फ ध्यान ये रखना है, परफेक्टली इनइलास्टिक पूर्णतः बेरोजगार का मतलब साधन पूर्णतः विशिष्ट है। अब हम यदि इसकी थोड़ा सा इसी डायग्राम को और हम एक्सटेंशन करके देखें कि साधन की पूर्ति समान है क्योंकि बेरोजगार है, बढ़ ही नहीं सकती, डिमांड बढ़ जाए किसी वजह से, ये डी डी वक्र जो है ये D1 हो जाए तो क्या होगा, रेंट जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि अब कीमत कितनी होगी निर्धारित, OP निर्धारित होगी, पहले OR कीमत थी, ठीक है, और कुल आय कितनी होगी, OPFS, पहले आय कितनी थी, ORES। अब आय बढ़ गई है क्योंकि अवसर लागत शून्य है, तो वर्तमान आय पूरी की पूरी जो है वो लगान होगी। तो इसमें सिर्फ डायग्राम में दिखाया गया है कि यदि डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती, क्योंकि सप्लाई पूर्णतः बेरोजगार है, साधन पूर्णतः विशिष्ट है, एक ही काम में यूज किया जा सकता है, तो पूरी की पूरी आय जितनी बढ़ी है वो लगान हो जाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करें, इसमें हमने साधन देख लिया है कि साधन जो चरम स्थिति की बात कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ ए फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार है। अब पूर्णतः लोचदार की बात करते हैं। पूर्णतः लोचदार का मतलब क्या है कि साधन पूर्णतः अविशिष्ट है। पूर्णतः लोचदार का मतलब क्या हो गया, साधन पूर्णतः अविशिष्ट है। इसमें आप देख सकते हैं ये डिमांड कर्व है, ऐसे सप्लाई कर्व है, ई बिंदु पर संतुलन है जहां डिमांड कर्व सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे को काटते हैं। क्या हो गया, कीमत होगी OS और ME के बराबर कीमत निर्धारित होगी। अब इसमें देखें साधन पूर्णतः लोचदार पूर्ति है। पूर्णतः लोचदार पूर्ति का मतलब क्या हो गया कि साधन जो है सभी कार्यों को, बहुत सारे कार्यों में यूज किया जा सकता है, साधन को इतनी कीमत तो चाहिए, OS कीमत से कम मिलती है तो साधन की पूर्ति शून्य हो जाएगी। आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में कि वर्तमान आय कितनी होगी, OSEM ये वर्तमान आय होगी, और ट्रांसफर अर्निंग्स कितनी है, अन्य काम में यदि वो जाए तो भी इतनी है, क्योंकि साधन पूर्णतः विशिष्ट है, सभी कार्यों के वह समान निपुणता के साथ कर सकता है। तो क्या हुआ, इसमें वर्तमान आय और अवसर लागत दोनों बराबर हैं, और हम जानते हैं लगान कैसे निकालते हैं, दोनों के अंतर के बराबर। तो क्या होगा, दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर जो लगान है वो शून्य आएगा, क्योंकि दोनों ही मात्रा जो है OSEM के बराबर है। तो ये जब साधन परफेक्टली इलास्टिक होता है या इस साधन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है, या ये कह सकते हैं कि साधन पूर्णतः अविशिष्ट होता है, तो उस साधन को कोई लगान प्राप्त नहीं होता है। तो हमने ये दो चरम स्थिति देखी, इसी डायग्राम को हम डिमांड फिर बढ़ा के देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सप्लाई हमारी इतनी रहेगी और यहाँ भी रेंट हमारा 0 रहेगा, केवल साधनों की मात्रा बढ़ जाएगी, साधनों की, क्योंकि पूर्ण इलास्टिक है, जितनी मांग करोगे उतने साधन उपलब्ध हो जाएंगे।
तो यहाँ पर भी रेंट हमारा 0 रहेगा डिमांड बढ़ने पर भी। अभी हमने बात की थी कि साधन ना तो पूर्णतः विशिष्ट होते हैं ना पूर्णतः अविशिष्ट होते हैं, अर्थात जो भी हमने दो चरम स्थितियों का साधन अभी अध्ययन किया है कि साधनों की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है या साधनों की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है, उस स्थिति का हमने अभी अध्ययन किया है। हम जानते हैं कि साधन ना तो पूर्णतः विशिष्ट होते हैं और ना ही पूर्णतः अविशिष्ट होते हैं। साधनों में कुछ विशिष्टता का गुण पाया जाता है, कुछ अविशिष्टता का गुण पाया जाता है। जो साधन जितना अधिक विशिष्ट होगा अर्थात उसकी पूर्ति अधिक बेलोचदार होगी, उसकी आय में उतना ही अधिक अंश लगान का होगा। एक बात पुनः, जो साधन जितना विशिष्ट होगा उसको उतना ही अधिक लगान प्राप्त होगा, अर्थात लगान साधन की विशिष्टता का भुगतान है, ये आधुनिक अर्थशास्त्री मानते थे। अब हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, अब हम वो अध्ययन कर रहे हैं कि जब सप्लाई जो है वो इलास्टिक है, मतलब पूर्णतः लोचदार भी नहीं है, पूर्णतः बेलोचदार भी नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं इस डायग्राम में डी डी ये डिमांड वक्र है और सप्लाई वक्र एस एस है। संतुलन कहाँ पर होता है? एम बिंदु पर होता है और कीमत कितनी निर्धारित हो जाती है? एम एफ के बराबर कीमत निर्धारित हो जाती है। हर साधन को एम एफ के बराबर कीमत मिलती है। यहाँ पर हम देखते हैं अवसर लागत या पूर्ति कीमत की बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ समझने की बात है। आप देख सकते हैं कि जब साधन हम ओ ए मात्रा इस्तेमाल करते हैं तो ए तक साधन की पूर्ति कीमत कितनी है? साधन की पूर्ति कीमत है या अवसर लागत है क्यू ए के बराबर, ए क्यू के बराबर, अर्थात साधन यहाँ तक विशिष्ट है, ठीक है, अविशिष्ट है, और उसको आय कितनी प्राप्त हो रही है? ए एच के बराबर। वर्तमान आय कितनी प्राप्त हो रही है? ए एच के बराबर और पूर्ति कीमत क्यू ए के बराबर, अर्थात एच क्यू के बराबर जो है उसको लगान प्राप्त हो रहा है। ये विशिष्टता का भुगतान है, साधन यहाँ तक विशिष्ट है। इसी प्रकार से एक और हम स्थिति देख लेते हैं, जब हम साधन कोई बी मात्रा तक जाता है तो क्योंकि कीमत तो कितनी होगी उतनी प्राप्त होगी, आई बी के बराबर, बी आई के बराबर, लेकिन पूर्ति कीमत कितनी है? पूर्ति कीमत है आर बी के बराबर, ये पूर्ति कीमत है। लगान कितना हो गया यहाँ पर? आई आर के बराबर। इस प्रकार से ये जो एरिया है, ये हल्का जो आसमानी रंग दिखाई दे रहा है बगल वाला, ये हमारा कुल लगान है। इसमें क्या हमने कैसे निकाला है? जो कुल हमारी आय है उसमें से हमने पूर्ति कीमत को घटा दिया है, या ये कह सकते हैं जो वर्तमान आय है उसमें से हमने अवसर लागत को घटा दिया है। तो ये हमारा उस समय का वो है जब साधन अंशतः विशिष्ट और अंशतः अविशिष्ट होता है। ये आई थिंक आप इस डायग्राम को समझ गए होंगे। एक बार पुनः मैं बता देता हूँ इसको। डिमांड और सप्लाई कर्व के कारण किसी साधन की कीमत निर्धारित होती है एम बिंदु पर और कीमत निर्धारित होती है एफ एम, क्योंकि साधन की मात्राओं के अनुसार या साधन के अलग अलग पूर्ति कीमत होती है। क्यू ए तक पूर्ति कीमत इतनी है, यहाँ तक पूर्ति कीमत इतनी है, अवसर लागत दर्शाई जा रही है क्यू ए बी आर सी एस डी टी ई यू, ठीक है। जब साधन की मात्रा यहाँ पर आप देखें एफ तक आ जाती है या साधन एफ है कोई, उसकी पूर्ति कीमत कितनी है? उसकी पूर्ति कीमत और उसकी वर्तमान आय बराबर है, एम एफ है, जिसके कारण इस साधन को यहाँ पर मात्रा पर कोई लगान प्राप्त नहीं होगा। इससे पहले की जितनी भी इकाइयाँ हैं या पहले के साधन जो है सभी को लगान प्राप्त होगा, क्योंकि उनकी वर्तमान आय और अवसर लागत में अंतर है। और हम जानते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान का हम जो गणना करते हैं वो वास्तविक आय में से अवसर लागत या हस्तांतरण आय को घटाकर कर सकते हैं। स्थानांतरण आय, हस्तांतरण आय एक ही चीज है, उनको घटाकर हम कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में ये जो एरिया दे रखा है, ये वाला पीली लाइन से घिरा हुआ जिसमें बबल से दिखाई दे रहे हैं, ये लगान है। ये लगान प्राप्त हो रहा है उत्पत्ति के साधनों को, जब उत्पत्ति के साधन मात्रा ओ एफ तक हम लगाते हैं। एफ के बाद लगाएंगे नहीं, क्योंकि एफ के बाद क्या होगा? एफ के बाद में उनकी जो वास्तविक आय है वो कम हो जाएगी। अर्थात ये कह सकते हैं
कि यहाँ पर डिमांड की तुलना में सप्लाई अधिक हो जाएगी। तो ये सैचुरेशन पॉइंट है। यहाँ तक जो है जब साधन की वर्तमान आय और हस्तांतरण आय दोनों बराबर हो जाएं, उस समय तक साधन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि फीचर ऑफ मॉडर्न थ्योरी है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे क्योंकि ये स्लाइड बहुत बड़ी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। हाँ, यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन कीजिएगा, हम इसको पुनः अध्ययन करेंगे, पुनः रिपीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।